चलिए, इंग्लिश पेडागॉजी का आज पेडागॉजी के हिसाब से अंतिम क्लास हम लोग मान सकते हैं। और टॉपिक ये है, जैसे हम लोगों ने कल बात किया था एक टॉपिक में टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कॉन्सेप्ट आपको समझना भी पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नया टॉपिक के रूप में जुड़ा हुआ है। मेकिंग एज वेल एज यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये नया टॉपिक है। हम अगर बच्चों को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करा रहे हैं तो इसमें कम से कम खर्चा वाले सहायक शिक्षक सामग्री क्या क्या हो सकती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। 5 मिनट का टॉपिक है ये, उसके बाद हम और चीज़ों को समझते हैं। तो कल का टॉपिक फिर से रिकॉल करता हूं मैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसकी सहायता से हम बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षण करा सकते हैं, है ना। और हम नॉर्मल पढ़ा रहे हैं उस पर हम उसको और बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं। हेडिंग लिखेंगे, हाँ, हेडिंग है मेकिंग एज वेल एज यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। लो कॉस्ट का मतलब होगा कम लागत। कम लागत, फ्री नहीं है, कम लागत का मतलब है कि हम कम से कम खर्चे में बच्चों को ऐसी सहायक सामग्री बनाकर दें जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। तो डेफिनेशन देखिए क्या है लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पढ़ेंगे सिंपल, दोनों भाषा में आज अवेलेबल है आपकी तो जानकारी। लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज इजिली अवेलेबल, मतलब कम लागत वाली सहायक शिक्षण सामग्री उसी को कहते हैं जो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए। अगर किसी का हम उपयोग कर रहे हो तो वो रिसाइकल्ड हो। रिसाइकल्ड का मतलब होता है पुनर्चक्रण, जिसको हम लोग बोलते हैं। उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, खराब हो गया होगा तो उसको फिर से हम नया बना सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। और इन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, तो ये महंगा ना हो उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें जो आपको मिलती है टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग के लिए, तो इंग्लिश टीचिंग ऑलरेडी इंटरेक्टिव होगा, विजुअल होगा एंड इफेक्टिव होगा। बिल्कुल जैसे जैसे हम जिस प्रकार से सामग्री का उपयोग करते हैं और वो बेहतर ढंग से हमको मिले, कम रेट में मिले, सुलभता से उपलब्ध हो। और ऐसा नहीं कि इसके बारे में चर्चा हमने नहीं किया है, वही बातें हैं जो हमने उस टीएलएम में किया था। होता क्या क्या है इसमें देखिए, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कर सकते हैं आप। पहला है वर्ड बीज, ऐसे कम खर्चे में अंग्रेजी के टीएलएम जो लो कॉस्ट हो सकते हैं और बड़ी से बड़ी जानकारी हम बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द चक्र होता है, या हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस व्हील्स। ऐसा चक्र हम खड्डे से बना सकते हैं, स्कूलों में लो कॉस्ट से बोला जाता है। थर्माकोल का उपयोग किया जा सकता है, या ऐसे खड्डे का उपयोग किया जा सकता है जिसमें हम एक व्हील्स बनाए शब्दों को समझाने के लिए। जैसे इसमें एट का उपयोग किया जा रहा है, तो वो ऐसा सहायक सामग्री जिसका उपयोग हम क्या करें, इसको देखिए, एक 8 लिख करके हम बीच में इसको रख दिए हैं। उसके बाद एक हमने ऐसा चक्र रखा है ना, पहिया, इसको हमने घुमाया तो बल्ले के पास आया, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, बी लगाना होगा। BAT बैट, CAT कैट, HAT हैट। तो आप आसानी से बच्चों को ये चीजें करा सकते हैं, ये कहलाता है व्हील। जैसे इसमें एक सेंटेंस लिखा ना, इसमें वर्ड का हो गया, इसमें सेंटेंस का हो गया। जैसे मैं लिखा हुआ है इट अ मैंगो, जब इस पे सर्कल आएगा ऐसे चक्र घुमाते हुए, तो मैं आम खाता हूँ। इसको हल्का घुमा दिया गया तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, है ना। तो ये है क्या, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम खर्चे में इसको बना सकते हैं। तो बनाए कैसे, टेक टू सर्कुलर कार्डबोर्ड, एक ऐसा चक्री हमको कार्डबोर्ड लेना है जो एक तो छोटा भी हो और ओवर अ लार्जर वन। एक ऐसा स्थान पर हम लोगों को रखा जा सकता है जिसको आसानी से बच्चों को समझा सकता है। उनको हम जोड़ सकते हैं, चक्का लगा सकते हैं, या पिन के माध्यम से उसको सेट कर सकते हैं ताकि उसको हम आसानी से रोटेट कर सके, आसानी से रोटेट कर सके। एक पिन में फंसा रहेगा, हम इसको घुमाते जाएं, शब्द का पहिया है। आप कल्पना कर पा रहे ना किस प्रकार से बन सकता है। तो अब यहां तक भी प्रश्न नहीं बनेगा,
ये आपको समझना है। प्रश्न ये होगा कि इस आधार पर हम बच्चों का कौन सा स्किल डेवलप कर सकते हैं, ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लो कॉस्ट मटेरियल क्या होते हैं ये भी क्लियर है, उसके सहारे क्या बच्चों को सिखाएंगे, बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर राइट सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑन द इनर सर्कल, हम किसी एक शब्दों को बीच में रखेंगे सर्कल के, या किसी वर्ब को या किसी प्रेडिकेट को, और उसको एक को हम आउटर में रखेंगे, एक को बीच में रखेंगे सेंटर में, और उसको हम चक्री क्रम से चलाते रहेंगे। ये इसकी कार्यशैली हो जाएगी। ये आखिर क्या दिखाएगा हमको, स्टूडेंट अगर शब्द पहिया को घुमाता है, शब्द पहिया को घुमाता है, तो स्टूडेंट स्पिन द व्हील टू पेयर सब्जेक्ट विथ वर्ब। जैसे एक ही चीज है ही, बीच में लिख दिया गया है ही, है ना। अब उसके बाद चक्का को घुमा रहे हैं तो आ जाता है रन, कभी कभी तो ही रन, सी लिख दिया गया सी रन। रन के साथ साथ जितने भी क्रियाएं हैं, एक सब्जेक्ट एक कर्ता जो है बहुत सारे क्रियाएं एक साथ कर सकता है, इसको सिखाना होगा। तो हमने बीच में लिख दिया ही, और उसके बाद आउटर सर्कल में लिख दिया यहाँ पर रन्स, उसके बाद है सीट, उसके बाद है जंप। तो ये क्या होगा, ये जैसे जैसे यहाँ पे आया घुमाने के बाद तो ही जंप, यहाँ आया तो ही सीट, यहाँ पे आया तो ही रन जंप, ऐसा। ये क्या दिखाएगा फिर, यहाँ पर बच्चे किसी भी शब्द का मूल आधार क्या है, वाक्य की संरचना बनाना सीखते हैं। वाक्य संरचना बनाने का सबसे और बेहतर तरीका है, से टेंस पढ़ाने का भी बेहतर तरीका यह हो सकता है कि आप एक शब्द को रखिए और उसके बाद एक पहिया घुमा दीजिए लगातार लगातार। और दो प्रकार के टीलेम होते हैं ना, एक होता है मूवेबल जो मूव करता है, रनिंग मॉडल जिसको कहते हैं, है ना, वैसे बोला रनिंग मॉडल हो जाता है ना। और एक मॉडल जो होता है जो चलता नहीं है, स्थिर वाला होता है। साइंस में तो बहुत सारे ऐसे मॉडल का प्रेजेंटेशन किया जाता था जिसमें जिसको आप किसी भी सेल के सहारे किसी अन्य गतिविधि के सहारे बनाने का प्रयास करते थे तो चलता रहता था, रनिंग मॉडल होता था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, हो सकता है एक एक मिनट के लिए या आधे आधे मिनट के लिए सेल सेट कर दिया जाए और अपने आप ही वो घूम रहा है। अब बच्चे उसको जैसे जैसे घूमता जा रहा है वैसे वैसे चिल्लाते जा रहे हैं, एक साथ बोलते जा रहे हैं। तो ये है। दूसरा, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सस्ते से सस्ते में फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं या पिक्चर कार्ड्स बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड के बारे में आप लोगों ने देखा था कि मान को चलो बहुत बड़ा बहुत सारे पेपर हैं, उसको हमने काट दिया अलग अलग तरीके से और उस पर कुछ कुछ चित्र बना दिया, हमने कुछ कुछ चित्र बना दिया। अब उसके बाद इनका नाम लिख के हम उसका उपयोग कर सकते हैं सस्ते में और आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। अंग्रेजी वर्ड की समझ और उनका सिखाना, ये चीजें हमको जैसे फ्लैश कार्ड में आसानी से समझाया जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा बोझिल वाला टॉपिक नहीं है ना। लो कॉस्ट में आप क्या कर सकते हैं और क्या डेवलपमेंट किसके सहारे हो सकता है। रुको रुको, ये है एक पुट्ठा है, पुराना खड्डा दिख रहा होगा ये, उसमें कुछ कुछ ऐसे छोटे 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 चीजों को सिंपल टेप से चिपका दिया गया है, उसमें नाम लिखा हुआ है। तो इसका बेनिफिट क्या है, आइडल ऑफ बिल्डिंग वोकेबलरी। हम किसी शब्द को, वोकेबलरी को, ग्रामर को समझाना बताना चाहते हैं, ग्रामर को ना बोल करके हम वोकेब बोल सकते हैं, शब्दों को सिखाना अगर चाहते हैं तो हम उनको इसी कार्डबोर्ड के जरिए संज्ञा सिखा सकते हैं, वर्ब सिखा सकते हैं, प्रीपोजिशन सिखा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीजें मैचिंग गेम्स के माध्यम से भी ये चीजें करा सकते हैं। जैसे जो देखो, मैचिंग का मतलब है ये दोनों आपस में मैच्ड है, कॉपी पेन ये आपस में मैच्ड है, वाहन है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कुछ तो दिख रहा होगा अपने आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे चीजों को एक साथ अच्छे से बताने समझाने के लिए भी हम ऐसे चीजों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है, ये लो कॉस्ट है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ग्रामर स्लाइडिंग स्ट्रिप की, तो ग्रामर स्लाइडिंग स्ट्रिप ऐसे होता है, उसको भी पुट्ठे से बना सकते हैं, आप हाथ से लिख करके बच्चों को बता सकते हैं। एक कार्डबोर्ड के अंदर आप बच्चों को एक शब्द, इधर एक शब्द लिख दिया गया, बस पेन कॉपी और किसी छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल के सहारे आप इसको कर सकते हैं। हमने लिख दिया प्ले और यहाँ पे लिख दिया ऐसे शब्द जो ING से जनरेट होते हैं, और ये मूल शब्द हो गया। अब जब इसको हम लोग उपयोग करते हैं तो प्ले से प्लेइंग, वॉक से वॉकिंग, जंपिंग, कुकिंग,
लिख दिया गया। अब पढ़ा भी रहे हो और बच्चों को कम से कम शब्दों में चित्र के माध्यम से समझा भी रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से ये काम करता है। अब इससे क्या होगा बच्चों का, ये बच्चों को हेल्प करता है, हेल्प स्टूडेंट विजुअली अंडरस्टैंड हाउ वर्ब फॉर्म चेंज अक्रॉस टेंस। तो ये भी जो वर्ब है, वर्ब किसका बोलते हैं हम लोग, क्रिया। क्रिया के लिए किस प्रकार से शब्द कार्य कर सकते हैं, टेंस किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, ऐसे चीजों को हम लोग इसमें बता सकते हैं। ये भी हमारे लो कॉस्ट है। ये इसलिए आप लोग को थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि आपको अंग्रेजी के ढूंढने हैं। बाकी तो अलग अलग विषयों के तो मॉडल तो कई पड़े हुए हैं, है ना, लेकिन आपको ऐसे क्या चीज करनी है कम खर्चे में, तो अंग्रेजी को अलग अलग तरीके से सिखा सके। विज्ञान बोल दिया गया तो आप कई ऐसे मॉडल पेश कर दोगे जो जिंदा व्यक्ति को पेश कर दोगे मॉडल के रूप में, ये भी हो सकता है ना। लेकिन अंग्रेजी में आप सोचना पड़ेगा आपको कि क्या चीजें ऐसे हम प्रस्तुत करें जिससे उनके ग्रामर के अलग अलग जो फॉर्म है वो बच्चों के अंदर जनरेट हो। कहानी या कठपुतली, कठपुतली भी के माध्यम से जो जिस क्षेत्र में जो स्थानीय लोक परंपराएं हैं उसके माध्यम से लोग अच्छे से और जल्दी सीखते हैं। ऐसी स्थिति में कठपुतली खेल किस राज्य का खेल माना जाता है, राजस्थान। राजस्थान, कठपुतली राजस्थान, गरबा छत्तीसगढ़ में नहीं होता। हाँ, पारंपरिक खेल नृत्य कहाँ होता है गरबा, गुजरात। गुजरात का जो गरबा है उसको विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। कभी पूछे तो ध्यान रखना, हमारे बहुत सारे लोक कला परंपराओं को भी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया जाता है। तो कठपुतली खेल के माध्यम से हम सिखा सकते हैं और ये आपका काम का है उद्देश्य और लाभ। हम छोटे छोटे जैसे टीएलएम का उद्देश्य है वो इसी का उद्देश्य है, क्योंकि टीएलएम ही तो है, ये लो कॉस्ट है। तो थोड़ा सा फिर से इसमें हम लोग वही बातें फिर रिपीट करने वाले हैं जो हमने पहले भी चर्चा किया है। पहला चीज तो ये है कि जब हम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, कम खर्चे वाले हों चाहे ज्यादा खर्चे वाले हों, तो हम बच्चों का कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाते हैं। कन्वर्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश ग्रामर रूल्स इनटू कॉन्क्रीट विजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के ग्रामर हैं जो अमूर्त हैं, है ना, तो अमूर्त चीजों को समझाने के लिए हमको मूर्त चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, और उसको हम जब बता रहे होते हैं तो हम कठिन और अमूर्त व्याकरण नियमों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हुए होते हैं। इसी का अंग्रेजी का हिंदी है ये, इसको पढ़ लिए तो भाव समझिएगा। हम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अभी ग्रामर मैंने लिखा, बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के लिए हमने एक तरीका देखा कि कैसे हम पढ़ा सकते हैं। किसी बच्चे को कूदने वाला इमेज डाल दिया गया, जंप प्लस ING, तो बच्चे से पूछा गया वो क्या कर रहा है, कूद रहा है। तो जब कोई चीज हो रही होती है, अभी पहुंचा नहीं है, शुरू भी हो चुका है, बच्चा बोलेगा हाँ अभी पहुंचा नहीं, कूदने के लिए वो ऊपर उछला हुआ है, अर्थात वो प्रोसेस में है। तो आप जिस बात को ग्रामर स्ट्रक्चर के माध्यम से बताना चाह रहे थे वो बात आपने एक छोटे से इमेज में बता दिया, है ना। तो ये बात वही है, कॉन्क्रीट कन्वर्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश ग्रामर रूल्स इनटू कॉन्क्रीट विजुअल ऑब्जेक्ट। हमने उस चीज को, अमूर्त चीज को, कठिन चीज को, व्याकरण के नियमों को हमने एक मूर्त रूप से बता दिया। क्लियर है ये लाइन, जुड़ी है कि नहीं? हाँ, बंद कर दो। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश स्टूडेंट एंगेजमेंट। जब हम TLM का उपयोग करते हैं तो बच्चे को भी हम लोग शामिल करते हैं और इनसे उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मिलता है। ये तो कॉमन है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको चर्चा भी हमने किया था कि जैसे जैसे हम लोग बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, गतिविधि कराते हैं, TLM को दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो खुद करके देखना चाहता है, सीखना चाहता है। तो ऐसे सीखना भी हम लोगों को क्या कहलाएगा, TLM से सीखना, या स्टूडेंट को उसमें शामिल करने की योजना जो हमारी होती है वो है। दूसरा, रिसोर्सेस एफिशिएंसीज।
जब आप अ, पढ़ाने के लिए अन्य सामग्री का उपयोग कर रहे हो तो ध्यान रखेंगे रिक्वायर्ड जीरो टू मिनिमल बजट यूजिंग वेस्ट मटेरियल। टॉपिक ही है हमारा, जो आज का टॉपिक ही है वही है, मुख्य बात तो वही है कि हम बच्चों को किसमें शामिल करेंगे, कम से कम लागत में। कम से कम लागत का आपका लागत, ये भी तो एक संख्या है। एक भी पैसा ना लगे, स्कूल में बहुत सारे ऐसे चीजें पड़ी होंगी जिसको आप अलग तरीके से तैयार कर सकते हो और उसको टीएलएम बना सकते हो तो बना सकते हैं। फिर उसके बाद यह हो सकता है कम मात्रा में बजट आपको लगे, बहुत भारी भरकम बजट की आवश्यकता नहीं होती है। यूजिंग वेस्ट मटेरियल, और जितने ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं, कचरे हैं, और कचरा का मतलब है नहीं कि कूड़ेदान से पूरा निकाल के ढूंढ ढूंढ के ला के बनाना होगा, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत उसको साफ करके, तो ये आपके लिए काम का होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। लो बजट थोड़ा सा है टॉपिक, बहुत बड़ा ये नहीं है। एम्स ऑफ, वो ऊपर वही बात है ना, बच्चों को हम इसको ध्यान रखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ट्रांसफॉर्म ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू कॉन्क्रीट। ये लिख लीजिएगा, टीएलएम किस प्रकार से काम करता है। टीएलएम किसी भी चीज को, हमने अभी तक लगातार पढ़ा कि मूर्त से अमूर्त जाते हैं हम, यही हमने समझा है और उस विधि को हमने बहुत बेहतर माना है, ठीक है। लेकिन हम बच्चों को कुछ ऐसी चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं तो उस अमूर्त चीजों को हम मूर्त चीजों में लाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही है ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू कॉन्क्रीट। दूसरा चीज है, हम और दूसरा क्या प्रयास कर रहे हैं टीएलएम के माध्यम से, रिलेटेबल एक्सपीरियंस, जो उसका अनुभव है, जो उनसे संबंधित है, उसको ध्यान देंगे। दे शिफ्ट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचर सेंटर लेक्चर टू एक्टिव स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। बच्चों को परंपरागत विधि, जो शिक्षण विधि होती है, जो शिक्षक आधारित होती है, उससे उनको निकाल करके एक सक्रिय छात्र केंद्रित शिक्षा तक हमको पहुंचाना। क्योंकि स्वयं करके उन लोग सीखेंगे अर्थात वो क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा या छात्र केंद्रित शिक्षा। अगर हम बात करें परंपरागत विधि से तो उससे निकाल करके हमको इस पे लाना है। ये भी हो गया है, फिर रिपीट है, फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ता हूं। आखिर टीएलएम लाने के क्या उद्देश्य हैं, पॉइंट पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा क्या। पहला चीज कहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लैरिफाई करता है टीएलएम, है ना। अमूर्त अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को इमेज के माध्यम से बता रहे हो, गतिविधि के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा चीज होता है प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सक्रिय रूप से लोग जुड़ रहे, पर्सनल जुड़ रहे होते हैं, हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है और वो समझ सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि टीएलएम मदद करता है, क्वेश्चन है, टीएलएम मदद करता है बच्चों को, स्टूडेंट को पेसिव लर्नर से, लिसनर से एक्टिव पार्टिसिपेटर से। ठीक है, पेसिव का मतलब आप जो बता रहे हो वैसा ही वो सुन रहा होगा, लेकिन वो जब खुद करके समझ रहा होगा तो एक्टिव एक्टिविटी कहलाता है। तीसरी जो बात है, कैटर टू डाइवर्स लर्नर, विविध अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ति। जैसे हम एक परंपरागत ढंग से पढ़ा रहे होते हैं तो आपके पास सहायक सामग्री के रूप में पुस्तक है और बोर्ड है, लेकिन हम हो सकता है एक ही टॉपिक को बताने के लिए कभी चार्ट का उपयोग कर रहे हैं, कभी पेपर का उपयोग कर रहे हैं, कभी फ्लैश कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, कभी मोबाइल को दिखा दे रहे हैं। तो ये सब चीजें एक साथ जब हो रहा होता है तो बच्चे के अंदर विजुअल के रूप में उनका डेवलपमेंट होगा, श्रवण के साधन के माध्यम से, पिक्चर चार्ट के माध्यम से। अगर वो सुनकर किसी चीज को ग्रहण कर रहा है तो राइम्स है, ऑडियोस हैं, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। कोई ऐसा चीज है जो शारीरिक या गत्यात्मक रूप से चल रहा होगा तो कोई ऐसे टचेबल हो या मैनिपुलेटिव हो, मैनिपुलेटिव मतलब उसको उलट पुलट करके, उथल पुथल करके बता देना। इन सब चीजों को एक साथ हम प्रयास कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं डिफरेंस स्टाइल में। उसके साथ साथ ये भी है, सस्टेन इंटरेस्ट,
सस्टेन इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब हटाना है उसको। किस रूप में? हम देखते हैं कि क्लासरूम में एक किसी भी एक विषय आधारित चीजें चल रही है, मोनोटोनी चल रही है, अब उससे अब अलग होकर के एक ही व्यक्ति का चल रहा होगा ऐसा। अब देखिए उस पर हम लोग अगर ये ला दिए तो भाषा सीखने सिखाने के लिए ये या तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, किसी का दबाव नहीं है, सीखने सिखाने में सबको पार्टिसिपेट करना होगा, है ना। साथ ही साथ ये आनंद पूर्वक भी सीखने का एक साधन है। कुछ की पॉइंट है जो आपको इससे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसका एक कहना चाहिए बेनिफिट्स है, इसको भी आप लोग देखेंगे की बेनिफिट्स कौन कौन से चीजें आपको बच्चों के अंदर बेनिफिट्स ला सकते हैं। भाषा सीखते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, कॉस्ट का इफेक्टिव प्रभाव होता है भाषा सीखने में। उसके बाद बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है। पॉइंट वो देखिए, लो कॉस्ट से आपको ज़्यादा महंगी चीज़ें उपयोग करने से आप बच जाते हैं। उसके बाद क्लासरूम आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती है एक साथ अकेले पढ़ाने के लिए परेशानी हो सकती है, तो आप टीएलएम उपयोग कर दीजिए, क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाता है। भाषा सीखने सिखाने के लिए बहुत अच्छी ये विधि मानी गई है। चारों स्किल्स इसके माध्यम से डेवलप हो सकते हैं। बच्चों के अंदर खुद करके देखते हैं तो बच्चों के अंदर एक ऐसी सोच उत्पन्न होती है जो हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग आती है। समस्या को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, समस्या हल करना किसी बच्चे के अंदर आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वही तो है आपकी सोच कितनी क्रिटिकल है। अभी रीजनिंग बनाते हैं ना, पजल्स वगैरह कोई अभी सॉल्व कर रहे हैं आप, इससे आपको आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है, दिमाग कम से कम दौड़ता है। तो टीएलएम बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिसको सोच सोच कर आपको लेसन याद करने हैं, लेसन को समझने हैं, है ना। तो इसके लिए भी ये लाभदायक होता है। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक है और उपचारात्मक शिक्षण। टीएलएम का जो टॉपिक है वो एक बार सार कल का और आज का खत्म हो गया। कल हमने बहुत सारे टीएलएम के बारे में चर्चा किया। आज हमने टीएलएम के उस हिस्से के बारे में चर्चा किया जो कम खर्चे में बनाई जा सकती है, और बनाने के तरीके और उसका क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है, अर्थात बच्चों को क्या बेनिफिट मिल सकता है उस पर। ये है अगर आप समझे तो इसके इस पेज में ही आपका ये टॉपिक खत्म हो सकता है। ठीक, बात यह है कि टॉपिक हमको क्या मिला हुआ है, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। अब ये कब, क्यों, कैसे, तीन चीजें होती हैं, कब, क्यों और कैसे। उपचार कब किया जाता है? जब कोई बीमार हो। क्यों किया जाता है? ठीक करने के लिए। और कैसे किया जाता है? उपचार कैसे किया जाता है? जिस बीमारी पे जो लक्षण दिख रहे हैं उसके जो समाधान होंगे उस समाधान का उपयोग करके हम उसके इलाज करते हैं। पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में भी खासकर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या सभी विषय में देखा जाए तो हम रेमेडियल टीचिंग का एक कहना चाहिए प्रावधान हमने कर रखा है स्कूलों में। इसका उद्देश्य ये है, हर बच्चे एक समान नहीं है स्कूलों में, आप लोग भी एक समान नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाती है, कुछ चीजें दो बार में समझ आती है, और कुछ चीजें तो तीन बार में समझ में आती है, कुछ तो आती ही नहीं होगी, ऐसा भी होता है। तो जो लोग आते ही नहीं है समझ में, आप लोग तो उसमें नहीं है, आप लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं जिसको हमने देखा, एक महीने देखा, 2 महीने देखा पढ़ाने के दौरान कि वो अन्य बच्चों की तुलना में पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। हमने गौर किया, देखने के बाद वो समझ में आ गया कि बच्चे की स्थिति भाषा के हिसाब से, अंग्रेजी भाषा की हम बात कर रहे हैं ना, तो उसको बाकी लोगों को क्लास में 6 की बात कर रहा हूँ, क्लास 6 में कुछ ऐसे बच्चे जो आते हैं जिसको अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ने आता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ने के बाद उसके मीनिंग को भी समझने आ जाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं पढ़ने बस तो आता है लेकिन क्या उसका अर्थ है वो बच्चों को पता ही नहीं है। 90% बच्चे ऐसे ही हैं।
अंग्रेजी पढ़ने आता है बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी को पढ़ना थोड़ी होता है। पढ़ने का मतलब अर्थपूर्ण पढ़ना, वही तो मतलब है ना। अब ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे बच्चे जो अटक अटक कर पढ़ना आता है, जिसको बोलते हैं अटक अटक के पढ़ने को क्या कहा जाता है, किस प्रकार की रीडिंग, इंग्लिश में क्या उसका कौन सा तरीका है, अटक अटक कर पढ़ना क्या कहा जाता है उसको? चलिए, कुछ तो बिल्कुल नहीं जानते, है ना। अब जिनको बिल्कुल नहीं पता उसकी स्थिति, और जो अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ पा रहा है उनकी स्थिति, किसको उपचार की आवश्यकता है? नियमतः देखा जाए तो दोनों को उपचार की आवश्यकता होती है ना। उपचार का मतलब यहाँ पर कि हम जिस स्तर पे हम उनको लाना चाह रहे हैं उस स्तर पर वो या तो अच्छे पढ़ने वाला बाकी के हिसाब से वो रिटर्न हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उपचार अधिकतर ऐसे बच्चों का किया जाता है जो सबसे कमजोर होते हैं बाकी बच्चों की तुलना में। ठीक, अब क्या परेशानी है उसको, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, ये भी है, यही तो देखेंगे ना आप। क्लास में 20-25 बच्चे हैं, उसमें 5-6 बच्चे हैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, तो पहला कारण होता है निदान, निदानात्मक डायग्नोस्टिक टीचिंग। हमको ये पता करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो जांच करने पे पाया गया कि उसको भाषा से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट उस पर बैठता ही नहीं है, हो सकता है कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट लेता नहीं है, कई सारे ऐसे समस्याएं हो सकती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनका उपचार किया जाएगा, और उपचार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसी को हम लोग जब हम बच्चों को अलग समय देकर पढ़ाते हैं। हाँ, चलिए, बच्चों के कमजोरियों को पता करके हम उस पर काम करते हैं, उसको बाकी बच्चों के बराबर लाने का प्रयास करते हैं, तब वो शिक्षण हमारे लिए उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और कैसे किया जाए, कैसे का मतलब है कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होता है, तो उस बच्चों को 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ाना है, ये आदेश आ गया है। उपचारात्मक शिक्षण कैसे करना है, 10 से 4 स्कूल का टाइमिंग है, तो उनको 4 से 5 पढ़ाइए या 9 से 10 पढ़ाइए। हाँ, अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, ये एक साधारण तरीका होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब पढ़ाई का जो माहौल बन रहा होगा, तो अगर टेबल में बैठते हैं तो एक अच्छा जानने वाले के साथ उनको बैठा दीजिए, है ना, पीयर ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत तो सीखेगा ही। तीसरी स्थिति होती है कि आप खुद उनको पर्सनल हर मामले में उनको ध्यान देकर पढ़ा सकते हैं, कई ऐसे तरीके होते हैं। तो पहला हमको ध्यान रखना होगा क्या इसमें रिमीडियल टीचिंग के बारे में बात कही गई है। रिमीडियल टीचिंग इज द टीचिंग, एक प्रकार का शिक्षण है या फिर इंस्ट्रक्शनल है, निर्देश है। तो आप क्या करते हैं इसमें, कैरिड आउट टू प्रोवाइड रिमीडियल measures to help the pupils to get rid of their common and specific weaknesses। आप बच्चों के ऐसे बच्चों की चिन्हांकित करेंगे जो बिल्कुल पढ़ाई में अन्य बच्चों की तुलना में कमजोर हैं, और उनको कमजोरी को ही वापस दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है वही उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है thus depending upon the general or specific nature of the weaknesses or learning difficulties of the people। इस प्रकार कमजोरी की जो सामान्य या विशिष्ट प्रकृति होती है विद्यार्थी की, कि उनको क्या ऐसी परेशानी हो रही है, उसको जान करके वन हैज टू द अप्रोप्रिएट स्टेप, एक एप्रोप्रिएट अर्थात जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, जो उनको जरूरत होती है आवश्यकता के हिसाब से, चरणबद्ध ढंग से फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेमेडियल टीचिंग फॉर द नीडी पीपल्स, जिसको जो जरूरत है उसको जैसे हो सकता है समुचित चरणबद्ध ढंग से बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ऐसा करना है आपको। तो पहला काम यह हो गया कि बच्चों का चिन्हांकन करना पड़ता है कि इनको क्या परेशानी है। वही चीजें है, पीपल्स यूजली मे हैव वन
और मोर देन वन, कई बार बच्चे के पास एक या एक से अधिक डिफिकल्टीज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको हमको ध्यान देना पड़ेगा और उसी हिसाब से हम बच्चों पर काम करते हैं। अब होता क्या है, इसको देखें, क्या डिफिकल्टीज होंगी। कई बच्चों का जो मानसिक स्थिति होती है, स्मरण क्षमता, वो क्या होती है, पुअर होती है। पुअर मेमोरी मतलब हम कितना भी बताने का प्रयास करें, बाकी बच्चे समझ जाते हैं लेकिन वो तो तुरंत समझ जाएगा, बाद में उसको फिर पढ़ने लिखने कहा गया तो वो सब चीज भूल जाता है। हर बच्चे की स्मृति क्षमता अलग अलग होती है, याद करने की क्षमता अलग होती है, तो वो चीजें हैं। तब हमको बच्चों को थोड़ा सा मदद की आवश्यकता है कि हम कोई ऐसा तरीका अपना सकते हैं क्या जिससे वो याद रखे। जैसे अभी हमने बनाया अंग्रेजी ग्रामर रूल्स को हम अगर पढ़ा देते हैं तब भी कई लोगों को समझ में आ जाता है बोल करके। कुछ लोगों को आवश्यकता है टीएलएम की, कुछ लोगों को आवश्यकता है गतिविधि की, कुछ लोगों की आवश्यकता है कि एक पूरा ऐसा माहौल बना दिया जाए कि सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और खुद करके देखें ताकि उसका स्मृति बढ़ जाए। तो दिमाग कैसे बढ़ेगा, हर दिन 2 बादाम, ऐसा बढ़ता है क्या, रात में भिगोना है, सुबह खा जाना है, और जिसमें भिगो है उसको पानी को नहीं पीना है, पीना है। बहुत सारे रूल्स होते हैं जिससे दिमाग बढ़ सकता होगा। तो वो चीजें उपचारात्मक शिक्षण नहीं, वैसा उपचार नहीं करना है। बच्चों को बोल दिया गया कि रोज क्या करने हैं, बादाम खाइए। कई लोग दिमाग बढ़ाना है, जिस पेज को याद करना है उसको फाड़िए, उसको पूरा टुकड़े टुकड़े करिए, उसको उबालिए, अच्छे से गर्म करिए, उसके बाद थोड़ा शक्कर थोड़ा सा नमक अच्छे से घोलिए और रात में 11 बजे से पहले उसको पी जाइए। जिसको जिसको याद करने में परेशानी होती है सब समस्या दूर हो जाएगा। ऐसा संभव है, तो ये उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, उसके लिए कई तरीके हैं। दूसरा, कई बच्चों का होता है शॉर्ट अटेंशन, ध्यान कंसंट्रेशन नहीं होता। ये उनके व्यक्तिगत, उनके अंदर वो हम बोल सकते हैं डिफिकल्टीज होती है, वो आसानी से किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता है, वो उसका मानसिक स्थिति विचलित होता हो जाता है। ऐसे स्थिति को भी हम लोगों को आवश्यकता है कि वो बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा होगा उस पर अटेंशन उनका नहीं जाएगा। उसके बाद है बच्चों के अंदर ये चीज भी है, थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरी बात क्या है, रिलेट करने की बात है ना। जब हम पढ़ा रहे होते हैं और जो कॉन्सेप्ट हम उनको दे रहे होते हैं, जो समझ उनके अंदर विकसित करना होता है, उनको रिलेट करने में वो पुअर कॉन्सेप्ट रखता है, मतलब उनके अंदर रिलेट करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात इसमें लिखा है लेक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। अभी जैसे किसी किसी बात को मैं बताता हूं तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जाता है, तो आप बात तो समझ रहे हैं लेकिन आधा अधूरा समझ रहे हैं। जैसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल मिल गया तो आपको वो चीजें स्पष्ट हो जाती है, तो होती है ना। तो ये सिद्ध होता है कि आप में कमी है रिलेट करने की, सेंटेंस को किसी चीज से रिलेट करने की कमी है, उसको रिलेट करके बता दिया जाता है तब समझ में आता है। तो आप लोग भी जूझ रहे हैं इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे चीजों से। हाँ हाँ बोल रहे हो तो लग ही रहा है ना। उसके बाद है लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। क्या करने में, लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन, अपने आप को पहचानना जरूरी है कि हम ये समझ सकते हैं। बच्चों के अंदर क्या होती है, आत्मविश्वास की कमी। हर चीजों में आत्मविश्वास दिखाना चाहिए बच्चों को, करके हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते ऐसे। और ये चीजें अगर हो, कम हो जाती है सेल्फ एक्सपेक्टेशन, अपने आप से उम्मीद ही नहीं होता है। आपको है कि नहीं सेल्फ, ये बताइए, ये वाला गुण है कि नहीं, लेक्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कई बार, है ना, कि मेरे से ये हो पाएगा कि नहीं, कोशिश करने से पहले ही आत्मविश्वास में थोड़ा सा। दूसरी चीजें लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, अपने आप से उम्मीद है कि नहीं आपको, होगी। तो जो ऐसे चीजों से जूझ रहा होगा तो उनको उपचार की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, ये है ना, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसी का एग्जाम्पल जामवंत है।
जामवंत जानते हैं आप? हाँ, तो किसी के शक्ति को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम किया था जामवंत ने कि आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो उपचारात्मक शिक्षण भी शिक्षक किसकी भूमिका निभाएगा? जामवंत की। आप भी कर सकते हो ऐसे। उसके बाद है वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, समस्या को हल करने में वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और ये हर मामले में समस्या, दैनिक जीवन की समस्या में अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो पुस्तक की समस्या को भी वो नहीं कर पाएगा। पुस्तक की समस्या को नहीं सॉल्व कर पाता है तो जीवन में आने वाली समस्या में भी वो हमेशा उसको सॉल्व करने में परेशानी महसूस वो करेगा। उसके बाद है ये है फेल टू ग्रैस्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड मिक्स थिंग्स अप इजिली, जानकारी को प्रभावी ढंग से समझना और किसी चीजों को आसानी से यहाँ इसकी बात की जा रही है, वहां उसकी बात की जा रही है, ऐसे चीजों को वो कॉम्प्लेक्स करने में कठिनाई महसूस करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे के अंदर परेशानियां होती हैं, एक ही परेशानी नहीं है कि उसको आता नहीं है पढ़ने, वो कई सारी चीजों से जूझ रहा होता है, साथ ही साथ वो डिसऑर्डर से भी जूझ रहा होगा, हो सकता है ना। जिस चीज को वो हम बोल रहे हैं इसमें उसको आता ही नहीं है पढ़ना, तो हो सकता है पढ़ने नहीं आता, तो कौन सी डिसऑर्डर है उनको? डिसलेक्सिया है ना। वो जितना लिखा वो लिखता ही नहीं है, तो हम बोल रहे हैं वो उसको उपचार क्या हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल है, उसमें क्या है, उसको डिसग्राफिया है। ठीक, अब दूर कैसे करें? यही तो है कि हाउ डिफिकल्टीज इज अंडरस्टैंडिंग न्यू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये नहीं अभी है, हैव डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग न्यू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, नए विचारों को और अमूर्त विचारों को, है ना, समझने में कठिनाई। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट और टास्क, उसको किसी भी टास्क को दे दिया जाता है तो उनको बहुत समय लगता है, या फिर उनको असाइनमेंट कुछ दे दिया जाता है तो वो टाइम पर नहीं कर पाता। इतने सारी चीजें बच्चे जूझ रहे होते हैं, तो करें क्या? तो क्या करें? अब आ गया क्या करें। क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी समस्याएं हैं तो उसी समस्या को दूर करना है। क्या करें में जो समस्या है उसको दूर करना है, और कैसे में आता है तो वो सबसे बड़ा चीज होता है कैसे करें। तो पहले देखिए क्या करना है, पहला चीज तो रिमीडियल टीचर शुड डिजाइन, देखे रहे भाई हैं, क्या लिखा हुआ है? रिमीडियल टीचर्स should design diversified teaching actives or adopt various teaching methods to help pupils develop their potential and remove the obstacles in learning। उपचारात्मक शिक्षण में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसको अलग अलग विविध तरीके से डाइवर्स करके अलग अलग तरीके से उसको बनाया जाए। पढ़ाया जा रहा है तो ये चीजें बड़े बच्चे समझ जाएंगे, बड़े बच्चे का मतलब जो समझते हैं, ये थोड़ा समझ नहीं आ सकता, हो सकता है पीछे वालों को ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसका भी मतलब समझ नहीं पाएंगे, इसका मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो आप उस प्रकार से डिजाइन करिए पढ़ाते समय या बताते समय कि आप जो बोल रहे हो उसको सभी बच्चे अगर देख रहे हैं तो एक साथ सबको समझ में आ जाए। जैसे इसमें अगर मैं इसको हटा देता, हिंदी को, अब इसी का एग्जाम्पल समझिए, इसको मैं हटा देता तो हो सकता है जिसको इंग्लिश पढ़ने और समझ नहीं आता है वो इसी को पढ़ के समझता है ना। प्रयास क्या किया गया है, मैंने डाइवर्स कर दिया इसको, अलग अलग तरीके से हिंदी भी कर दिया। तो हिंदी करने से आप क्या कर लिए, इसको जो इंग्लिश में समझ नहीं आता था उसको कुछ मात्रा में हेल्प ले लिया आप इसके भाव को समझने के लिए। ये हो रहा है ना। तो वैसे ही चीजें आपको करनी पड़ेगी स्कूलों में, जब क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तब। तो क्या उद्देश्य है, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है उसको आप लिखिए, वही आपके उद्देश्य है मेन रेमेडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। जल्दी से देखें, फिर उसके बाद टॉपिक अगला। पहला ऑब्जेक्टिव है, यहां से देखिए, प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट पीपल प्यूपिल्स, क्या करें, ऐसे लर्निंग सपोर्ट प्रदान करें हु
not as good as who are not as good as their peers in performance। आपका जो प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम है, पाठ का जो योजना है, उसमें सभी बच्चों को लर्निंग से संबंधित एक सहायता मिले, इस प्रकार से आपको एक टीचिंग लर्निंग प्रदान करना पड़ेगा। दूसरा चीज, विद द हेल्प ऑफ स्कूल करिकुलम, जब बच्चों को शाला की जो पाठ्यचर्या हम पढ़ा लिखा रहे होते हैं, उसकी सहायता से हम क्या करें, बच्चों में टीचिंग स्ट्रेंथ को, स्ट्रेटजीज को, है ना, क्या स्ट्रेटजीज होना चाहिए। अ टीचर प्रोवाइड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो हमको बच्चों को क्या देना पड़ेगा करिकुलम में। पाठ्यचर्या का मतलब ही होता है पढ़ाई के साथ साथ बाहरी जीवन से जोड़ करके उनको कनेक्ट करके सिखाना। तो ऐसे में प्रोवाइड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा उनको खेल के माध्यम से, ताकि जो चीजें वो नहीं सीख पा रहा था बुक से पढ़ करके, वो ऐसे पाठ्यचर्या में शामिल होकर के सीख जाता है। उसके बाद है टीचर आल्सो डिजाइन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ये भी ध्यान रखेंगे, ये होता क्या है, इस प्रकार से डिजाइन करना पड़ेगा आपकी पाठ्य पुस्तकों को, पाठ्य जो सामग्री है पढ़ाने के लिए जो आप उपयोग करने वाले हैं, जिससे बच्चों को इंटेंसिव रिमीडियल सपोर्ट मिले। इंटेंसिव मतलब बहुत ही गहनता से उसको समझेगा और गहनता से आप उसको क्या कमी है उसको बता करके उसको वहां से मुख्य धारा में लाना होगा। तो ये क्या होगा, टू हेल्प पीपल्स consolidated their basic knowledge in different subjects, master the learning methods, strengthen their confidence and enhance the effectively of learning। बच्चों को अगर हम लोग देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर भाषा सीखने के तरीकों को हम बदलते हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस को और उनको भाषा से रिलेटेड चीजों को प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। किस मामले में, जब हम अपने प्रोग्राम को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं वैसे में। उसके साथ साथ प्रोवाइड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल्स जेनरिक स्किल्स। बच्चों को शिक्षक को चाहिए, बच्चों के शिक्षक को चाहिए कि वो एक व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करे बच्चों को, ताकि उनका जो स्किल है वो भी चलता रहे, स्किल भी डेवलपमेंट होता रहे, पीपल्स जेनरिक स्किल्स, जिसमें क्या शामिल है। अब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे तो हमारा जो है LSRW तो हमारे लिए कॉमन सबसे पहले चीज यही है, ये चीजें हमको लाइन टू लाइन आनी चाहिए। उसमें और क्या शामिल है, इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल। और इंटरपर्सनल का मतलब होता है हम खुद के साथ साथ अन्य लोगों के चीजों के साथ एक्टिविटीज को भी हम समझने का प्रयास करें, है ना। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों समझेंगे, तो अन्य लोगों के साथ उनके भावों को समझना कि वो कैसे एक्टिविटीज करते हैं, ये चीज लाना आपके लिए टास्क है। यही तो दूसरे के बुद्धि को समझना इंटरपर्सनल कहलाएगा, उसके बारे में जानना इंटरपर्सनल कहलाएगा। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन करना है, ये स्किल आपको सिस्टमेटिक ढंग से सिखाना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप व्यक्तिगत रूप से कैसे मैनेजमेंट करते हैं, एक छोटे से एक उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों को अन्य कौशल भी आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए। आप खुद में व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हो, दूसरे कैसे सोचते हैं ये नहीं, ये आपके अंदर ये तो होगी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप अपने हिसाब से सोचते हो कि बाकी लोग सोचते हैं वैसा सोचते हो, अपने हिसाब से सोचते हो, तो किसी से सलाह लेते हैं तो उसकी सलाह को मानते हो कि नहीं मानते हो। एडवाइस दिया गया, किसी कोई ने कहा आपको कुछ पढ़ने के लिए कि आपको दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, रात में माहौल पूरा शांत रहता है, रात में पढ़िए, 9 बजे शुरू करिए, 2-3 बजे तक पढ़िए, दिन भर आप काम करिए। तो उसके बेनिफिट्स भी बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं। तो आपने अगले दिन क्या किया, दिन भर सोया ठीक है, रात में पढ़ना है, रात में 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर से नींद आ गया, हो गया फिर। तो उस समय आपका खुद का व्यक्तिगत सोच भी होना चाहिए, आपको जो ठीक लगता है, जो चीजें आपको सूटेबल है वैसा करें, अपने हिसाब से करें। कई लोग ऐसे होते हैं 10 लोगों से एडवाइस लेते हैं लेकिन करते खुद की हैं, और करना भी है वैसी।
जो सही लगता है उसको करना पड़ेगा आपको। बच्चों के अंदर, ये लास्ट लाइन है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, सकारात्मक अभिवृत्ति का जो स्थिति है, वैल्यू है, उनको सिखाना है। उसके साथ साथ प्रिपेयर करना है आगे आने वाले फ्यूचर स्टडी और करियर के बारे में। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, बच्चों को नैतिकता या वैल्यू एजुकेशन तो देना ही है। मॉरल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, ये आपके टॉपिक के हिस्से हैं, तो ध्यान रखेंगे। क्या है वैल्यू एजुकेशन? मूल्यों या मूल्य शिक्षा, है ना, सही गलत क्या है, भला बुरा क्या है, सबके बारे में सिखाना पढ़ाना मूल्य शिक्षा कहलाता है। और मूल्य शिक्षा अपने में बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ये काम करिए बच्चों को। अब काम क्या करना है, उद्देश्य तो हो गया। बच्चों को हम लोग कर सकते हैं अभी ना, ये आईईपी प्रोग्राम लिख लेंगे, इसका फुल फॉर्म। व्यक्तिगत रूप से हम बच्चों को जिसमें जो कमी है उस पर ध्यान देना है, तो आईईपी प्रोग्राम कहलाएगा। इंडिविजुअलाइज्ड, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, सबको व्यक्तिगत उसकी कमी जानकर उपचार करो, कमी जानकर उपचार करो, ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, वही तो बता रहा था कि आप थोड़ा सा कमजोर बच्चा है तो अच्छे बच्चे के साथ बैठाइए उनको, है ना। दो कमजोर बच्चे के साथ एक अच्छा बच्चा हो सकता है, ऐसा। पांच कमजोर बच्चे और एक अच्छा बच्चा है तो वो भी कुछ दिन बाद कमजोर हो जाएगा। ये भी है, पीयर के बेनिफिट्स भी हैं और लॉस भी हैं। जिसका बहुमत ज्यादा है ना, वैसा ही लोग चलते हैं। सरकार किसकी बनती है? बहुमत की। रिवार्ड स्कीम, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिवार्ड स्कीम ला सकते हैं, जिससे मोटिवेट होंगे और पढ़ेंगे। रिवार्ड स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। आप लोगों को कहा जाएगा अगर आप पढ़ लोगे ना और इतने नंबर ला लोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा, ये रिवार्ड है। ठीक है, तो मोटिवेट हुई नहीं हुए? चलिए मैं टास्क देता हूँ रिवार्ड के लिए। आप केवल, फिर से लिख देता हूं, 70 to 75 लाइए, किसी भी विषय के में हो, बस यही काम करना है। तो इससे नौकरी मिल जाएगा अभी पेपर में, वही आपका इनाम है। तो आप, कंपटीशन कितना है, कितना लाख फॉर्म आया है पूछते हैं, 1 लाख आया है, चलो 1 लाख फॉर्म आया है, 2 लाख फॉर्म आया है, आप 75 नंबर ला लेंगे क्या, बताइए पहले। फॉर्म कितना आया है छोड़िए, फॉर्म 5 ही आया है, अब पोस्ट एक 4 है, और सबके सब का जो रैंक है इसी लेवल में है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, इसके आसपास आना ही पड़ेगा ना। और ये तो देखेंगे आप लोग, इसी के आसपास 90 नंबर, कुछ लोग 80 85 90 भी लाएंगे। सब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ ना, सहायक शिक्षक में 75 से कम में थोड़ा सा, ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी के हिसाब से। और कैटेगरीज के हिसाब से आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर देख के बताया जाएगा। उससे पहले भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अभी भी है, जो अगर एसटी हैं, एसटी कैटेगरी जितने लोग हैं, एसटी मेल, अंठावन से 60 में आपका रैंक 100 से 200 के बीच रहेगा। ठीक, कोई एसटी फीमेल है, असिस्टेंट टीचर है ना, अभी वर्ग 3 जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बता रहा हूँ आज भी, ये है एसटी फीमेल है जिनका नंबर 50 नंबर है, तो ये आपका रैंक 100 के अंदर रहेगा। ठीक है, फिर लिखता हूँ ओबीसी, ओबीसी 75 प्लस के बीच आपको आना ही पड़ेगा। ये प्लस लिखा हूं तो +5 होता है, और माइनस की चांसेस बहुत कम है, -5 भी हो सकता है। ये वो एग्जाम के पहले लगता है कि इतने में कैसे होगा, इतने में कैसे होगा, जब एग्जाम दोगे ना तब समझ में आता है कि कितने में हो जाता है। ठीक, ये तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, इसी के आसपास ही रहेगा। आप 70 नंबर तो लाइए पहले, चलिए 70 तो लाइए।
आसान नहीं होता है। अभी टेस्ट लूंगा, मंडे को पता चल जाएगा। वो तो ऐसे टेस्ट क्वेश्चन पेपर बनते हैं जो रिपीट वाले होते हैं, या फिर जो बुक्स वगैरह में अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है। एग्जाम हॉल का पैटर्न ये होता है कि जो एग्जाम होता है उसमें किसी भी पुस्तक से 50% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, पेपर रद्द हो जाता है। नहीं होना, नीट का हुआ है भी, बहुत सारे पेपर रद्द होते हैं ना। किसी भी पुस्तक से इतने प्रतिशत हिस्से का क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो इसमें से फंसता है वाले बात ही नहीं है। आपको कंपटीशन एग्जाम की बात है ना, मेन पुस्तक जो है उससे तो आएगा ही, जो पाठ्यक्रम सेट है। तो ये है, ये मैं जो लिखा हूं ना, इसी को आधार में ध्यान में रखते हुए लाइएगा। दो में भी है, दो में पोस्ट कम है भाई, सब में वही है, 70+ ही रहेगा। 70 अपने आप में बहुत ज्यादा है। 75 का जो रेशियो है ना, वो 75+ का और 80 के बीच का रेशियो है। ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं है जिसमें इतने में चयन ना हुआ हो, चाहे वो पोस्ट 100 क्यों ना हो। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें तो वैरायटीज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ है। अगर इंग्लिश लिटरेचर में बोले, इंग्लिश लिटरेचर जो बीए वाले हैं, इन लोग कम से कम 65 के आसपास भी लाते हैं, तो 200 लोगों के अंदर रहेंगे उनका नाम। 65 बहुत ज्यादा होता है, 65+ बोला जा रहा है ना, 65+ की बात है। मैथ्स में ये बोला जा सकता है क्योंकि इसमें 75 पोस्ट आधे हैं। हिंदी में भी 75+, ऐसे चल रहे, वो अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग पोस्ट के हिसाब से बटे हुए होते हैं, कितने पोस्ट हैं। और टॉपर का कितना आएगा ये कोई नहीं बता सकता। वो हो सकता है 90+ लाए, या हो सकता है वो 88 लाए, लेकिन ये अनुमान है कि 90, 88, 84, 86 तक ये 100 लोगों का से ज्यादा इससे ऊपर नहीं होता है, कभी नहीं आया है। अगर आप किसी एग्जाम में 90 नंबर बना के आए हैं, 90 क्वेश्चंस बनाए हैं, आप इतने ज्ञाता नहीं हैं कि आपका 10 प्रश्न गलत ना हो, ये ध्यान रखिए। 10 छोड़ के आए हो, बहुत अच्छे से बनाए हो, तब 10 छोड़ेंगे आप, और 10 गलत होगा, होगा ही होगा, क्योंकि अनुपातिक रूप से गलती लोग करते ही हैं। अब 90 में 10 गलत, तो 5 गलत आपसे होगा, 5 गलत भी आप हमसे होगा। ठीक है, अब आ गया आपका मार्क्स 80। अब इसमें 10 में माइनस करिए ना, कितना माइनस करेंगे? 2.5। तो 2.5 माइनस करते हैं आप, तो 77.5 तो आया आपका। तो कैसे आप लोग इतना 90 में सिलेक्शन होगा, इससे कम में नहीं होगा, मत सोचिए। और देखो टॉपर की स्थिति है, जो 90 अटेम्प्ट करके आया है, 10 ही गलती हुआ है। आपका तो बराबर अनुपात रहेगा, देखना 40, 80 बना के आओगे, 40 गलत 40 सही हो जाएगा, ऐसा होता है। तब फिर उसके बाद मत देखिए फिर पेपर को। तो गलती नहीं करना है। 100 के 100 बना के आए हो, मतलब आप अपनी क्षमता को जानते हो, उस हिसाब से। अब नहीं बन रहा है, कठिन है, नहीं बन रहा है, तो वही मौका है, आपको पढ़ के गए हो, नहीं बन रहा है, जो बन रहा है उसी को बनाए, बाकी पूरा कोई रिस्क नहीं लेना है। ये 3 गुना या 10 गुना में फिर से ऐसे हमको और बाद में मौका मिलेगा नहीं, यही आज अंतिम है। जो हो गया वो हो गया। कई लोग वापस आए हैं बना बना के, और आज पॉइंट के लिए उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, जो उन्होंने तुक्का लगा दिया था, तो वो माइनस होने से बच जाता। 4 तुक्का लगाया हो तो 1 नंबर जो बनाए हो वो गलत हो गया ना। और पॉइंट से चुके हो, मतलब 1 नंबर प्लस रहते, कितना आगे रहते। ये सब रणनीति ध्यान में रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पढ़ना है भाई। टेस्ट इसलिए आपको देना है, बार बार बोल रहा हूँ, जहां भी आपको टेस्ट मिलता है वहां दीजिए, और कंटेंट को अच्छे से सेट रखिए। इंग्लिश पेडागॉजी में अब बच गया है अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज जिसको हम लोग किसी बीच करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को बनाना है जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा अपने पास ये भी टॉपिक आज खत्म करना है।
ब्लड रिलेशन के बारे में थोड़ा सा आपका समझ बन गया होगा। तो आया है ना समझ में, कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, रिस्क नहीं लेना है बहुत। आप मात्र 10 की गलती कर रहे तभी देखिए 77 आ जा रहे हैं, और आपने 85 बना के आया है और 10 गलत हो गया तो वो 75 हो गया, फिर 10 72 आ गया आपका। ऐसे धनादन कम होता है। बिना नेगेटिव मार्किंग का रहता कोई परेशानी नहीं है, हम तो बोलते 80 से कम में नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग में भी आपको पता होगा, पिछले बार जो इंग्लिश का था 2019 में, या मैथ्स का था, उसमें 50 अंक तक के लाने वाले मैथ्स में मिडिल स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। 50 अंक, हाँ ऐसे नहीं। ठीक, इंग्लिश में, ये जनरल की बात बता रहा हूँ ना, 58 से 50। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर में जनरल 36 अंक बोला जा रहा है, ना कि 36%। 150 में। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार से है, आप क्या बना के आए हो, सभी चीजें। चलिए अब देखेंगे एक प्रश्न। ए बी का भाई है, इसको बनाए थे क्या है? ये क्वेश्चन कल हुआ था क्या? और ए की आंटी है। डी का ए से क्या संबंध है? एरो से बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, इसको देख लेते हैं। ए लिखे पहले, ए जो है बी का भाई है। ए बी का भाई ऐसा लिखेंगे हम लोग, ए डेस बी। ठीक है। दूसरी बात है, सी जो है डी की माता है। सी जो है डी की माता है। सी जो है डी की माता है। माइनस लगा देते हैं, माता है तो। ये प्लस है, भाई है तो, है ना। अगला कनेक्शन क्या है? हो ही गया। और एक आंख है क्या? नहीं पता है। डी का ए से क्या संबंध है? और ए की आंटी है। सी जो है ए की आंटी है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, सी ए की आंटी है।
तो यहां से लिखें इसका ये डी प्लस है या माइनस है नहीं पता। ठीक, इसको मिटा देता हूं। अब क्या है डी का, डी का मतलब किसका रिलेशन देखना है, डी को, डी कौन क्या है, थोड़ी देर। तो ये भाई बहन होंगे ना। हाँ, चचेरा भाई या बहन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कजन। ठीक है, चचेरा भाई बहन, कनेक्ट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने परिचय दिया, इसकी माता की या माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, तो आदमी का महिला से क्या रिश्ता है। एक बताना है क्या संबंध है या क्या रिश्ता, किसके बारे में बताना होगा, आदमी को। हाँ, देखेंगे, एक महिला की ओर संकेत करते आदमी ने परिचय दिया, इसकी माँ अर्थात महिला की जो माँ है, की पुत्री, फिर से वही माँ की पुत्री, फिर से वही महिला, इसकी माँ, महिला की माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, तो ये हो जाएगा व्यक्ति या आदमी। ठीक है, तो आदमी का महिला के साथ संबंध, आदमी ये इसकी माँ है और इसका पुत्र है, और ये प्रश्न यहीं से है, महिला और उस व्यक्ति का, है ना, ऊपर वाले से कोई कनेक्शन नहीं है, वो बताने के लिए लिखा गया था, इकलौती पुत्री है। नहीं आ रहा है क्या, चलिए। अब पैटर्न में हम लोग बदलाव करते हैं, प्रश्न के नेचर में थोड़ा सा अब जो कठिन प्रश्न आ सकता है, थोड़ा देर बाद। क्वेश्चन लिखेंगे, ए इंटू बी का अर्थ है
यहां से हटो। ए बी का पिता है। सी प्लस डी का अर्थ है सी डी की माता है। ई डिवाइडेड बाय एफ, डिवीजन एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है। तो ए सी का पिता है। इनमें से कौन समीकरण दर्शाता है? ऑप्शन देना पड़ेगा ना। बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। फिर उसके बाद है ऑप्शन बी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। फिर सी ऑप्शन है बी प्लस डी डिवाइडेड बाई, हाँ, बी प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई डी। बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा तो ध्यान देंगे, समझेंगे, प्रश्न को समझिए। क्या बोले? बी सी, हाँ। बनाए, कोशिश करिए। देखें, कोशिश करें, एक बना देते हैं। ठीक, पहला लाइन कहता है ए, रुक जाओ, ठीक हो गया, थोड़ा देर बाद आना है ना। ए का ए गुना बी, जहां भी गुना है ये है, जहां भी गुना का निशान लगेगा इस प्रकार से रिलेशन बनेगा। यहां देखिए, जहां भी गुना का निशान लगेगा उसका मतलब है कि ये पिता है। यहां पर प्लस के हिसाब से क्या है, सी सी का अर्थ है सी जो है डी की माता है और ये पिता है। ठीक है, कौन सा चिन्ह है? प्लस का मतलब। दूसरा है एफ का मतलब है, भाग का मतलब है ई भागित एफ का मतलब हो गया ई और एफ, ये हो गया। जब भी भाग आ गए आपस में भाई होंगे। ठीक है, जब भी गुणा आएगा पिता पुत्र होंगे, जब भी प्लस आएगा माता पुत्र होंगे। ठीक, यहाँ पिता बोल सकते, पुत्र बोल सकते, पुत्री बोल सकते हैं, जो दोनों हो सकते हैं ना। ठीक है, आखिरी क्या है, हो तो गया है। अब आपको देखना है
कि इनमें से ऐसा कौन सा इंडिकेट कर रहा है कि ए जो है सी का पिता है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये प्लस है, मतलब बी माता हो गई और सी, इन दोनों में माता है तो ये क्या हो गई, पुत्र या पुत्री। अब भाग है मतलब ए और सी का कनेक्शन क्या हो गया, भाई बहन। दूसरे ऑप्शन में ए गुना बी है, मतलब ये पिता है और ये पुत्र या पुत्री है, और ये जो है भाई है। जब ये भाई है, हाँ ये भाई है और ये पिता या पिता है, ये पिता हो जाएगा और ये पुत्र। जब ये दोनों आपस में भाई हैं तो दोनों के पिता यही होंगे। अब बाकी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी समझिए इसका मतलब क्या है। जब ऐसे लाइन से होता है ना तो क्रमिक रिलेशन समझना पड़ता है। क्रमिक रिलेशन का मतलब जैसे मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे, ए भागित बी गुणा सी, फिर डिवाइडेड बाय एफ, फिर इनटू ई, ऐसा एक इक्वेशन है आपके पास। तो आप लाइन टू लाइन रिलेशन कैसे सेट करेंगे। भागित का मतलब भाई, जहां पर भी भाग होगा आपस में भाई होंगे। तो हमने इसको देखते हैं, ये इसका कनेक्शन है। हम जब भी निशान देखेंगे आपस के इधर उधर के हिसाब से रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। ए और बी आपस में भाई हैं, वहां जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, निशान देखना पड़ता है, निशान के हिसाब से। अब ई और एफ सभी में लागू होगा ऐसा नहीं होता है। निशान जिस का जो संबंध बता दिया है उस निशान को लेकर आगे चलना पड़ता है। नहीं आ रहा है समझ में क्या आप लोगों को। अब देखिए, अब आगे आप लोग होंगे, ये क्या हो गया, आपस में भाई हैं, और गुणा का मतलब क्या हो गया, ये पिता हो जाएगा, ये पिता है सी का। तो सी का ये चाचा है या बड़े पिताजी, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है ना। अब इन दोनों में देखा जाए, ये आपस में फिर से भाई हैं, आपस में ये दोनों भाई हैं तो दोनों के पिता बी होंगे और इस दोनों के चाचा ए होंगे या बड़े पापा ए होंगे। छोटा है बड़ा है तो पूछा नहीं गया है। अब इन दोनों का फिर देखिए, इनका जो पुत्र है वो ई है ना, इनका जो पुत्र है वो ई है। तो ये जो व्यक्ति है इनके साथ किस प्रकार से रिलेटिव है वो आप जो भी पूछेगा आप उससे जोड़ करके बता सकते हैं। अब पूछा जाए तो ई और सी का क्या कनेक्शन है। हुँ? प्लस कहाँ है, कोई जगह प्लस है। ये पिताजी हैं एफ, तो ये चाचा हो जाएंगे। ठीक है, ये चाचा हो जाएंगे तो ये दादा हो जाएंगे, ये दादा हो जाएंगे ना, ये दादा हैं तो ये चचेरे दादा हो जाएंगे। ठीक है, छोटे दादा। क्लियर हुआ कि नहीं, इसको रहने दूं कि हटा दूं। क्वेश्चन है, सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है, ए के पिताजी का भतीजा है। डी ए का चचेरा भाई, डी ए का चचेरा भाई या बहन है। लेकिन सी का भाई नहीं है, लेकिन सी का भाई नहीं है। तो डी का सी के साथ
क्या संबंध है? हुँ? एक ही बार ऑप्शन मिलता है, गोला कर दिए मतलब हैं? भाई बहन, चचेरा बहन, चचेरी बहन, चचेरा भाई, चचेरा भाई, चचेरी बहन, भाई बहन। आप खोजिए। चलिए डायग्राम देखते हैं, आपका डायग्राम कैसे बनता है। फिर बदलिए मत, आप लोग बार बार बदलते रहते हैं। सी ए के पिताजी का भतीजा है। पहला लाइन है, सी जो है ए के पिताजी का, सी जो है ए के पिताजी का भतीजा। ये कौन है? इसका पिताजी नहीं पता है अभी हमको। ये भतीजा हो गया, अर्थात इसके जो पापा हैं वो भाई हैं। क्लियर है? डायग्राम बनाइए बिल्कुल बिना ऐसे सोच सोच के ना, ये रीजनिंग सॉल्व मत कीजिएगा। ब्लड रिलेशन आप लोगों को अच्छा ट्रिक बता दिया हूं डायग्राम बनाने का। अब देखिए डी जो है ए का चचेरा भाई या बहन है। अब डी को हम यहां रख देते हैं। डी जो है ए का चचेरा भाई या बहन है, तो फिर से ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों भाई हैं और ये आपस में डी जो है भाई या बहन है। प्लस या माइनस कुछ नहीं बताया गया है, तो हम दोनों लिख सकते हैं, चचेरा भाई या बहन। कौन? डी। लेकिन सी का भाई नहीं है, सी का कोई भाई नहीं है। ठीक, सी का कोई भाई नहीं है, तो डी का सी के साथ क्या संबंध है? अब इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें कैसी हैं? यहां पर पहला कंडीशन ये देखेंगे कि इनके पिताजी कितने भाई हैं, ये क्लियर है क्या? नहीं है। हम अगर इस डायग्राम को उठा करके इसी को मान लें, ठीक है, इसका कोई, लेकिन सी का भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो ये ऐसा कर सकते हैं। इसी व्यक्ति को हम मान सकते हैं भाई बहन है, दोनों बहन होंगे ना। इसका कोई भाई नहीं है तो ये भी बहन हो गया, ये प्लस हटाना पड़ेगा, और ये भी बहन है, तो आपस में दोनों बहनें हैं। क्योंकि जब भी ऐसा आता है तो आप लगातार ऐसे ये ड्रॉ नहीं कर सकते, ये दो ही लोगों की बात की जा रही है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। प्रश्न बोल दिया गया था इन लोग तीन भाई हैं, इनके पिताजी तीन भाई हैं, तब की स्थिति में आप क्या करते, इसको लिखते। ठीक है, ठीक है। तीन भाई होता तो यहाँ से हम लोग एक ड्रॉ करते, इन पिताजी पिताजी तीन भाई और ये इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपस में क्या है, बहन बहन। डाउट है क्या अभी?
चलिए, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं उस पर आप अमल करते जाइए। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए 10 प्रश्न हो जाए तो बताना। दोनों मिलाकर ना, कल का। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अभय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है। अभय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। अभय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, तो अभय लिखेंगे यहाँ पे, अभय के पिताजी के पिताजी ग्रैंडफादर होंगे। ठीक है, यहां से लिखेंगे ऐसे ग्रैंडफादर। क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छे से लिख देते हैं। ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू, इसकी पुत्रवधू, पुत्रवधू मतलब बहू। और एकमात्र है मतलब ये उनके पिता है, तो इनकी माता होगी। अभय की माता भी होगी ये, पिता माता अभय की। इनकी पुत्री वो लड़की है, तो ये क्या है आपस में? भाई बहन। तो अभय क्या है? भाई है। ऑप्शन में है भाई है। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। वो जो ABCD वाला था उसको भी ध्यान रखेंगे, और एक आध प्रश्न देखते हैं है तो, नहीं तो आप इसी से टेस्ट से प्रैक्टिस करें। चलिए लिखिए क्वेश्चंस। एक फोटोग्राफ की ओर, लास्ट प्रश्न है ये इसका। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक फोटोग्राफ में, यहां से थोड़ा सुधार लेंगे, एक फोटोग्राफ में महिला की ओर
ये कौन सा निशान है विराम चिन्ह में बताएंगे? इशारा करते हुए मीरा ने कहा, मीरा ने कहा उसके पिता की, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। प्रश्न है, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? महिला से क्या संबंध है? बनाइए। आ गया? अभ्यास की और आवश्यकता है क्या प्रश्न देने की कि बना पाएंगे? बस एरो का उपयोग करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। कल सुबह 30 प्रश्न मिलेगा। देखिए, एक आध छूट गया है क्या, मैं देख लेता हूँ। सोचो सोचो। बनाने दीजिए बाकी लोग को कंसंट्रेशन। बार बार सब लोग तो सास की ओर जा रहे हैं। कहाँ फुफू सास का परदादी? कौन परदादी लिख रहा है भाई? अलीना सर, परदादी नहीं होगा। आया? कोशिश करिए, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करिए, जल्दी जल्दी बताइए। बस आपके पास 2 मिनट है। हाँ हो। इधर आप बताते जाएंगे, अब थोड़ा सा एक एक लाइन बताएंगे क्या क्या कहा जा रहा है। एक फोटोग्राफ में महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा,
तो आप क्या लिखेंगे, उसके पिता का मतलब हो गया, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उसके पिता का मतलब महिला के पिता, हम यहां लिख सकते हैं महिला के पिता के एकमात्र पुत्र। अब इसका ये पिता हो गया तो इसका पुत्र यहाँ पे आ जाएगा, एकमात्र पुत्र, तो महिला और ये जो पुत्र है की पत्नी, की पत्नी, तो हम इसको ये कर सकते हैं, इसको सिंगल लिख देते हैं और ऐसे करके की पत्नी, मेरी सास है, ऐसा है तो कौन व्यक्ति है, नहीं मीरा, पहले देखिए ना आप, फिर से देखिए कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, थोड़ा शांति बनाए रखिए। एक महिला के पिता का एकमात्र पुत्र, ये हो गया। अब इन लोग भाई बहन हो गए, वो महिला और ये जो पुत्र जिसके बारे में कहा रहा है, की पत्नी मेरी सास है, अर्थात जो ये है मीरा, मीरा की सास, ठीक। तो मीरा का ससुर, हाँ ठीक है ना, ये मीरा का ससुर हो गया ना, ध्यान से समझेंगे। और मीरा का पति, यहां बनाऊंगा ना भाई, मीरा का पति, तो मीरा की सास है तो इसकी माँ, माँ ही होगी ना, माँ होगी तो ये पिताजी होंगे, और ये क्या होंगे, पिताजी की बहन बुआ होंगे, तो उसके पति का कनेक्शन इनसे है, तो वो जो ये रिलेशन हो गया बुआ। अब ये बुआ है तो ये क्या बनेगा फिर, भतीजा। हाँ तो कल नहीं आए थे आप, इसीलिए है। देखिए वहां पे ना जो पूछा जाएगा ना, निकालना क्या है, जैसे पति का लिख दिया ना, जहाँ पे का लगा होता है ना, वो कौन क्या रिलेशन होगा उसको निकालना है। कई लोग आज नए जुड़े होंगे, ध्यान रखेंगे, पति का पूछ दिया ना, ये कौन है, तो ये भतीजा है, वो उत्तर खोजना है, नहीं तो आप फंस जाओगे कल, इसीलिए मैं स्पष्ट किया हूँ, है ना। वीडियो देख लेंगे ना यूट्यूब वाला, पहले जो मूलभूत क्लास होता है ना, पहला क्लास, उसको बस मत चूकिए, फिर अगले दिन आप उसको हैंडल कर सकते हैं। हाँ, पति का मतलब ये हस्बैंड कौन सा रिलेटिव है, कौन सा क्या है, उसी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं फिर बड़ा परेशानी है, फिर पहले कौन तो परनानी परदादा निकाले हैं, उसके बाद कोई माँ निकाली है, तो ये थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। यहाँ यहाँ क्लियर है ना। अब अगला टॉपिक जो होगा हम लोग सैटरडे, कल क्लास नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे उसको भी आप लोग बता देंगे।